नाउ लेट अस स्टार्ट विद, देखिए जरा सा वेक्टर कैलकुलस में हम लोग थे और हम लोग देख चुके थे ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर भी हम लोग देख चुके थे और बहुत सारे हमने वेक्टर्स से ग्रेडियंट, डाइव ग्रेड ऑफ आर वेक्टर, ऐसा हमने बहुत सारे रिलेशन निकाले थे जो एग्जामिनेशन में काफी बार आ जाता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन लिखे जरा सा नेट एग्जामिनेशन का। इफ ए वेक्टर, नेट में एफ वेक्टर बोला था, इफ ए वेक्टर is a constant vector, if a vector is a constant vector, find curl a cross, it is nothing but simply r। तो हम लोग एक एक चीज डिफाइन करते हैं। पहले a क्रॉस r को मैं v वेक्टर मान लेता हूँ, क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर ही आता है, तो कर्ल v वेक्टर निकालना है। तो कर्ल लिखने का तरीका ये होता है, आपको पता होगा ईएमटी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, इवन स्टिक मैंने रोटेट करके भी दिखाया है। तो आगे चलते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे लिखना होता है। डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई इट इज नथिंग बट सिंपली डेल जेड। वी वेक्टर को हम डिफाइन कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू वी एक्स एक्स कैप प्लस इट इज वी वाई वाई कैप प्लस इट इज नथिंग बट वी जेड, दिस इज जेड कैप। यहाँ मैं लिख देता हूँ वी एक्स, यहाँ लिख देता हूँ वी वाई, यहाँ लिख देता हूँ वी जेड। फिर इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता है, क्लियर है यहाँ पर? तो पहले मैं वी वेक्टर कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्या है ये। ए क्रॉस इट इज नथिंग बट सिंपली आर, आर वेक्टर आपको पता है, दैट इज नथिंग बट सिंपली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, इट इज नथिंग बट के कैप। ये तो आपका हो गया, दैट इज नथिंग बट सिंपली आर वेक्टर। ए वेक्टर के बारे में बोला है क्वेश्चन में कांस्टेंट वेक्टर, तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। a1 a2 a3 कुछ कांस्टेंट होगा, 2 3 4 5 ऐसा कुछ हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पर? बट इट शुड नॉट बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। व्हाई? बिकॉज इफ इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड देन इट विल बी अ वेरिएबल वेक्टर, और क्वेश्चन में बोला है कांस्टेंट वेक्टर। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो मैं a क्रॉस r कैलकुलेट करता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है? आई कैप, जे कैप, के कैप, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए। ए वेक्टर जो है a1 है, a2 है, a3 है, आर वेक्टर x y z, ये पुट करिए, ये सॉल्व कर लीजिए आप, जो आ जाएगा वो a क्रॉस r आ जाएगा, और उसी को हमने जो है v वेक्टर माना हुआ है। फिर आप इसमें जो है मैं चाहूँ तो सॉल्व कर दूं, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है, आप खुद से कर लो। कर्ल जो है, अब ये सब क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको मालूम होना चाहिए ना। कर्ल v वेक्टर दैट इज इक्वल टू कर्ल दैट इज नथिंग बट सिंपली a क्रॉस इट इज नथिंग बट r वेक्टर। जो आप निकालोगे कर्ल कैसे निकालना है वो पीछे बता दिया है। इसका आंसर आएगा आपका, चलूं आगे, तो इसका रिलेशन जो आप फाइनली पुट अप करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ट्वाइस a1 आई कैप plus 2a2 this is nothing but j cap plus 2a3 this is nothing but simply k cap। क्लियर है? पर ये रिजल्ट आएगा। 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया, a1 i cap प्लस इट इज नथिंग बट a2 j cap प्लस इट इज नथिंग बट a3 k cap। ये वाला अंदर वाला, ये वाला तो a वेक्टर है, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका ट्वाइस a वेक्टर। चेक करके बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह आप खुद से निकाल लीजिए, ये सब बताने का तो आपको 12वीं क्लास से आप पढ़ते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो यही क्वेश्चन नेट एग्जामिनेशन में आया हुआ था। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए जरा सी, नाउ फॉर एग्जांपल आई एम प्रोसीडिंग लाइक दैट, से this is a f vector, force vector or anything like that, that is equal to fx x I cap plus fy this is nothing but j cap plus fz this is nothing but k cap। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये फोर्स F जो है इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। एफ एक्स में भी एक्स वाई जेड हो सकता है, एफ वाई में भी एक्स वाई जेड हो सकता है, एफ जेड में भी एक्स वाई जेड हो सकता है। क्लियर है यहाँ पर? तो इसका मतलब हर एक्स वाई जेड जैसे ही बदलेगा, एफ एक्स भी बदलेगा, एफ वाई भी बदलेगा, एफ जेड भी बदलेगा, तो एफ भी बदल जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं ये एक्स, ये वाई और ये आपका जेड अगर मान लूं, और ये मैंने जो है कर्व कंसीडर कर लिया है, इस पॉइंट पे एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ होगी, इस पॉइंट पे एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ होगी, इस पॉइंट पे एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ होगी,
तो हर पॉइंट पे एक्स वाई जेड अलग अलग होगा, तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड अगर बदलेंगे तो एफ भी बदल जाएगा। हाँ, चूंकि आई जेड आई जे के भी लगाए तो डायरेक्शन भी चेंज होंगी। यहाँ मान लेता हूँ फोर्स इस तरह से है, यहाँ इस तरह से है, यहाँ इस तरह से दिस इज F1 से, या F ही रहने दो कोई बात नहीं। तो हर पॉइंट पॉइंट पे जो है फोर्स चेंज होगा। क्यों? अच्छा, आप ऐसे नहीं समझना कि एफ एक्स में एक्स ही होगा, भाई ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x माइनस 3y आई कैप प्लस 3x स्क्वायर जेड वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते। तो इसमें देखिए एक्स वाई जेड है, इसमें भी एक्स वाई है, तो एफ एक्स का मतलब सिर्फ एक्स नहीं है, कोई नाम एफ एक्स लिख देते हैं लेकिन एक्स वाई जेड सब होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर पॉइंट पॉइंट पे एफ की वैल्यू चेंज होगी। ये वाला पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ और ये वाली पॉइंट फाइनल पॉइंट को जो है मैं बी मान लेता हूँ। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स। बताइए जरा सा, वेरिएबल फोर्स। Now, this is the total length from A to B. I am considering a small distance that is nothing but simply dr vector. तो dr को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो that is equal to dx I cap plus dy, this is nothing but j cap plus dz, it is nothing but simply k cap। dr dl जैसे भी आप डिफाइन करना चाहे, स्मॉल सेक्शन कंसीडर करें। Now, what is the small work done? Small work done, that is nothing but dw along this path, that is equal to f dot, it is nothing but simply dr। emt अगर होगा तो उसमें बोलेंगे स्मॉल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, तो यहाँ पर सिर्फ स्मॉल वर्क डन। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? टोटल वर्क डन w, that is equal to इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, पाथ आपका a से b है, that is nothing but simply f dot, it is nothing but simply dr। this is what the notation। अभी हम लोग बात करेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सारी चीज के बारे में बात कर लेंगे, but this is the notation and this path is simply a line like structure, that's why we are writing this is a line integral। लाइन इंटीग्रल मतलब लाइन नहीं, along लेंथ, इसमें एरिया नहीं है इसीलिए हम लोग उसको along लेंथ बोल देते हैं। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? इसका अंदर टोटल वर्क डन along द कर्व सी, इट कैन बी रिटन एज कर्व है, ये सीधा भी नहीं है, कर्व है, या इसको लाइन इंटीग्रल कह दीजिए। that is equal to f dot, it is nothing but simply dr। this is what the formula for the calculation of work done। now I am proceeding, write down, evaluate closed integral f dot dr along c, evaluate f dot dr along c where f vector is given by, देखिए कैसे करना होता है वो देखिए जरा सा। f vector is given by 5xy minus 6x square z I cap plus 2 z minus 2x j cap, ये 2 है, प्लस xy माइनस z स्क्वायर, यहाँ पर ये है आपका k कैप आई जे के। और c के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, c के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है आपको, c इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये सारा इंटीग्रेशन आपके स्ट्रेट लाइन पे होगा। और स्ट्रेट लाइन कहां से कहां तक है, फ्रॉम 111.111 से लेके 2 3 - 5, ये लाइन जो बनाई गई है यहां से यहां तक बनाई गई है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? आगे चलते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है एफ डॉट, इट इज नथिंग बट सिंपली डी आर। आगे चलते हैं। फिर डी आर के बारे में अगर मैं बात करूं तो दैट इज इक्वल टू डी एक्स, इट इज नथिंग बट सिंपली आई कैप plus dy, it is nothing but simply j cap plus dz, it is nothing but simply k cap। this is what the dr here। अब आपने कैलकुलेट करना है, that is nothing but f dot dr। तो f जो है आपके पास 5xy है माइनस 6x स्क्वायर z है, यहाँ पर i कैप है प्लस 2z माइनस, इट इज नथिंग बट सिंपली 2x, z माइनस 2x, यहाँ पर जे कैप लिखेंगे प्लस एक्स वाई माइनस, इट इज नथिंग बट सिंपली जेड स्क्वायर, यहाँ पर के कैप। ये हो गया आपका एफ डॉट डी आर लिखना पड़ेगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप
प्लस dz इट इज नथिंग बट सिंपली k कैप। अब हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, f डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट हमेशा सेम का होता है, तो आई कैप से आई कैप मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिख देता हूँ 5xy माइनस 6x स्क्वायर इट इज नथिंग बट z, यहाँ पर लिख देता हूँ dx प्लस 2z माइनस 2x dy प्लस लास्ट वाला आई जे कैप 1 हो जाएगा, लास्ट वाला एक्स वाई माइनस इट इज नथिंग बट सिंपली जेड स्क्वायर, लास्ट इट इज नथिंग बट सिंपली डी जेड। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? अच्छा, लाइन के बारे में आपसे बोला है, तो लाइन का इक्वेशन है x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई y2 माइनस वाई वन, और अगर 3 डायमेंशन में लाइन है तो z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस इट इज नथिंग बट सिंपली z1, ऐसे लिखना होता है। अच्छा, लाइन कहां से कहां तक है? 1 1 1 से लेके 2 3 माइनस 5, 2 3 माइनस 5, ये आपका x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2 और ये आपका z2। ठीक है, x माइनस x1, x माइनस x1, x1 तो 1 है, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 1 इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू z माइनस z1, z माइनस इट इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6। तो इसका मतलब ये हो गया, और अच्छे से लिखना चाहूं तो x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन, ये इक्वल है z माइनस 1 अपॉन माइनस 6। सब अगर इक्वल है तो इक्वल मैं बोल देता हूँ, ये सब t के इक्वल है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर t है, सभी t के इक्वल है तो एक एक करके इक्वेट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू t प्लस 1 है, तो dx आपका इट इज नथिंग बट dt के इक्वल है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्लियर है? y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू t अगर है, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2t प्लस 1, तो dy इज इक्वल टू इट इज नथिंग बट 2 dt। क्लियर है या नहीं है? उसी तरह z माइनस 1 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू t है, तो z इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस 1, तो dz इज इक्वल टू माइनस 6 dt। आई होप यू गॉट द आइडिया। अरे क्लियर है या नहीं? ठीक है, क्लियर है? तो अब मैं एक एक करके एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है इसमें पुट करता चला जाऊंगा। तो मैं एफ डॉट डी आर जो है मैंने कैलकुलेट कर रखा है, मैं इसको अलग पेज में लिखता हूं, देखिए जरा सा। एफ डॉट डी आर, देखिए जरा सा, एफ डॉट डी आर को आप जरा सा ध्यान से देखिए, पीछे से कॉपी करके लिखिए आप, ये देखिए 5x वाई माइनस 6x स्क्वायर जेड, 5xy माइनस 6x स्क्वायर जेड, यहाँ पर dx प्लस 2z माइनस 2x dy प्लस लास्ट वाला टर्म, ये वाला टर्म उठाइए जरा, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर dz। सब कुछ आपने लिख दिया है। क्लियर? नाउ अब जो है देखिए, अब देखिए पूरा तो मैं सॉल्व करूंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको तरीका बताऊंगा। x को जो है आप t में कन्वर्ट कर दीजिए, y को t में कन्वर्ट कर दीजिए, x को t में कन्वर्ट कर दीजिए, सबको आप जो है t में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए x के पास आपके पास t का रिलेशन है, y का जो है t का रिलेशन है, z का भी जो है t का रिलेशन है, ये हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है? यहाँ पर x y z की जगह t में डाल दीजिए। अब जहां जहां dx होगा वहां वहां जो है आप dt लिख दीजिए, जहां जहां dy होगा वहां 2 dt लिख दीजिए, जहां जहां z होगा वहां माइनस 6 dt लिख दीजिए। ये सब आप लिख दीजिए, बस हमें लिमिट की बात करनी है।
अच्छा, लिमिट चाहे x से कैलकुलेट करो, चाहे y से कैलकुलेट करो, चाहे z से कैलकुलेट करो, लिमिट सेम आएगा। देखिए अगर x 1 रखोगे, मैं यहां लिख देता हूं x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये लिखा है। y माइनस 1/2 इज इक्वल टू t निकाला है। z माइनस 1 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू t, ये हम लोगों ने निकाल रखा है। हमारे पास पॉइंट है 1 1 1 से लेके इट इज नथिंग बट 2, 3 इट इज नथिंग बट -5। यहां रख के देखो x की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, x इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 0। एक बार x की वैल्यू 2 रख के देखिए, x इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 1। यहां से t की वैल्यू 1 है, कहीं से भी निकालो आंसर सेम आएगा। y रख के देखिए, y की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, y इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 0। अच्छा y 3 रख के देखिए, y इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, तो t की वैल्यू 1। तो यहां से भी देखिए t 0 से 1 है, यहाँ कहीं से भी लिमिट निकाल लो, इसमें निकाल के देख लो। z 1 रखिए, 1 माइनस 1 0, तो z इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 0। -5 रख के देखो, -5 माइनस 1, -6 बाई -6, t इज इक्वल टू 1। z इज इक्वल टू -5 रखने से भी t की वैल्यू 1। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो t में अगर आपने कन्वर्ट कर दिया है, पुट कर दें क्या सारा है? आप लोग पुट कर ही लोगे इसको, इसमें तो कुछ बचता ही नहीं है। बस ये ध्यान रख लेना, सब dx की जगह आप जो है dt लिख सकते हैं, dy की जगह 2 dt लिख सकते हैं, और dz की जगह -6 dt जब आप लिखोगे तो dt में इंटीग्रेशन होगा। तो t की लिमिट तीनों केस में अगर उठा के देखिए आप, ये देखिए ये भी एक t का केस है, ये भी है, और ये भी। t की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही, तो मैं चलो मैं पुटअप करके आपको दे देता हूं, आप बाकी यहाँ पे अपने से कर लेना। इंटीग्रेशन टोटल 5, x की जगह क्या रखोगे, t प्लस 1। ये सब क्वेश्चन जब 5 नंबर में आते हैं थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, क्लियर। y की जगह पर 2t प्लस 1 -6, x की जगह पर t प्लस 1 द होल स्क्वायर, z की जगह पर -60 प्लस 1, और ये पूरा dx था। ये देखिए यहाँ पे dx लिखा हुआ है, dx की जगह मैं dt लिख देता हूँ, ये वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, प्लस ट्वाइस z की जगह पर -60 प्लस 1 -2 को सबके लिए बाहर कर देता हूँ, z माइनस 2x है, ठीक है। तो 2x की जगह पर t प्लस 1 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे तो dy है, और dy जो है आपको पता है 2 dt है, तो मैं 2 dt लिख देता हूँ, प्लस लास्ट ये वाला टर्म, x की जगह पर t प्लस 1 लिख दूंगा, y की जगह पर 2t प्लस 1 लिख दूंगा, माइनस z की जगह पर 60 प्लस 1, z की जगह सॉरी -60 प्लस 1, एक माइनस तो बाहर है। ये देखिए इस वाले को z वाला जो वैल्यू है वो मैं लिखता हूं, माइनस z जो है -60 प्लस 1 और एक होल स्क्वायर, ये सब मैं ब्रैकेट में लिखा, और बाहर dz है, dz को हम लोगों ने पीछे से निकाल रखा है, -6 dt, -6 dt किया। जो मल्टीपल, ये तसल्ली से करो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नॉर्मली मैंने, मेरा पूरा टास्क ये था कि मतलब सबको मैंने एक वेरिएबल टी में लाके छोड़ दिया है, बस इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं था। बाकी सब आपको पुटअप है, एक्स की वैल्यू पीछे निकाल दी है, वाई निकाल दिया है, जेड निकाल दिया है, डीएक्स को क्या लिखना है बता दिया है टी में, डीवाई को कितना डीटी लिखना है बता दिया है, डीजेड को कितना डीटी लिखना है, और जब सब डीटी में आ गए तो टी की लिमिट भी मैंने प्रूव कर दिया, चाहे एक्स से निकालने की कोशिश करो, चाहे वाई से, चाहे जेड से, सब जगह से टी की लिमिट जो है 0 से। देखिए इसका और भी तरीके हैं करने के, मैं एक तरीका इसलिए फॉलो करता हूँ कि मतलब कई सारे तरीके तो आदमी कंफ्यूज ना हो जाए। क्लियर है, यहाँ पर बात समझ में आया, तो आप इसको एक तरीके से फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। इसी तरह एक और क्वेश्चन अगर आप और देखिए जरा सा, रिपीट द सेम क्वेश्चन, एफ वेक्टर तो वही है जो पीछे दिया हुआ है, बस कर्व चेंज है। कर्व लिख लीजिए आप, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, z इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, z इज इक्वल टू 1, फ्रॉम 1 1 1
128 कर्व इस तरह का दे दिया है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? z की वैल्यू तो 1 दे दी गई है तो dz अपने आप 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो dy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? क्लियर है या नहीं है? तो ये हो गया। ठीक है, तो जहां जहां dy है वहां dx लिखा जा सकता है। dx को तो dx रहने दो, dy की जगह भी dx ला दिया गया है, यहाँ से dz 0 हो गया है। अब मैं लिखता हूं, देखिए जरा सा, f डॉट dr जरा सा ध्यान से देखिए आप। तो हम लोगों ने पीछे लिख रखा है 5xy माइनस 6, इट इज नथिंग बट x स्क्वायर z, दिस इज नथिंग बट dx प्लस 2, it is nothing but z minus, it is nothing but 2x z twice z minus, it is nothing but simply 2x dy plus last xy minus, it is nothing but z square। यहाँ पर I am writing it is nothing but dz। dz तो 0 है, खत्म हो गया। dy की जगह देखिए जरा सा, ये dy है, dy की जगह 3x स्क्वायर dx, कहाँ चला गया? ये dy है, इसकी जगह 3x स्क्वायर dx हो गया। अच्छा, इसमें एक बात और है, y जहां जहां होगा जब सब dx में आ गए तो y की जगह x क्यूब भी लिखा जा सकता है। मैं लिख देता हूं, देखिए ये y है, इसकी जगह x क्यूब लिख दूंगा, x को x ही रहने दो। z की वैल्यू तो 1 है, यहाँ भी z की वैल्यू 1 है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में गिवन है, देखो z की वैल्यू 1 हो गया, x को x ही रहने दो। हाँ, अब जब सब dx में हो गए तो x की लिमिट देखिए कहां से कहां तक है, x की लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट कहां तक है? Oh sorry, it is not 128, this is 281, sorry this is 281। तो x की लोअर लिमिट कितनी है? 1 और अपर लिमिट कितनी है? 2। तो ये पूरा इंटीग्रेशन अगर dx में कन्वर्ट कर दिया है, dx में कन्वर्ट कर दिया है तो लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा? 1 से 2 तक। बाकी एकदम आपका जॉब है, इसमें कोई मेरा इंटीग्रेशन नहीं बचता है। अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन लिखिए जरा सा, इवैल्यूएट f डॉट dr करके आप मुझे आंसर सेंड करिए, आई विल वेरीफाई। इवैल्यूएट, सेम क्वेश्चन, f वही है, कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आपको मालूम होना चाहिए सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो 9 को 3 स्क्वायर लिख सकता हूं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में गिवन है z इज इक्वल टू 2, तो dz कितना हो जाएगा? 0, कांस्टेंट है ना। तो एक सर्कल आपको बनाना होगा इस तरह से, जिसकी रेडियस 3 होगी और ये एंगल आपका थीटा है। अच्छा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, सर्कल जो बना है एक्स वाई को लेके बना है। तो आप लिखिए जरा सा, x इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट 3 cos थीटा, y इज इक्वल टू 3 इट इज नथिंग बट sin थीटा। ये आपको मालूम होगा, 12th क्लास में पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखते हैं। नहीं मालूम है तो इस थीटा से आप जो है cos थीटा लिखिए, इसी थीटा से आप जो है sin थीटा लिखिए। तो cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये आपका जो है बेस हो गया, बेस x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो मैं इसको x बोल देता हूं, दैट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी cos थीटा में लिखना था ना। तो बेस आपका x है, हाइपोटेनियस आपका 3 है, x बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू 3 cos थीटा। उसी तरह sin थीटा लिखिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर कौन से एक्सिस के पैरेलल है? y एक्सिस, तो ये y हो गया, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो अभी भी 3 है, लंबा 3, दैट इज इक्वल टू sin थीटा। तो y इज इक्वल टू इट इज नथिंग बट 3 sin थीटा, x 3 cos थीटा है, y जो है 3 sin थीटा है। आगे चलते हैं, सब कुछ हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है थीटा जो है 0 से π/2 लीजिए, ये बोला है। अगर थीटा बोल देता 0 से 2π लो तो 2π ले लेना। क्वेश्चन में इस तरह बोला है, इवैल्यूएट एवरीथिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ही यही होता है 0 से π/2। बात समझ में नहीं? समझ में? तो f डॉट dr आप लिख दो, z जहां जहां होगा वहां 2 लिख देना, x जहां जहां होगा 3 cos थीटा लिख देना,
y जहां जहां होगा 3 sin थीटा लिख देना। तो यहां से आप dx कैलकुलेट करिए, -3 sin थीटा d थीटा, dy कैलकुलेट करिए यहां से 3 cos थीटा d थीटा। अच्छा, पूरा इंटीग्रेशन d थीटा में आ गया, dx dy खत्म, dz तो 0 ही हो गया। जब सब खत्म हो गया, d थीटा में आ गया, तो थीटा की लिमिट कहां से कहां तक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2। इंटीग्रेशन तो आपका ही खेल होगा ना, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, बताइए। इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। समझ आया, नहीं समझ में आया? क्लियर? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ग्रीन्स थ्योरम।